हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलो, लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे हम लोग? शायद तुम लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बता दिए थे। सर एलिवेशन इन यस सर, उसका एक फॉर्मूला डिराइव किए थे। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। यस सर। ठीक है, और केबी के बारे में बताए थे। केबी का भी फॉर्मूला लिखाए थे। केबी को बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और केबी जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है। बताए थे ना ये? यस सर। चलो, इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी हम लोग साथ में ही पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस दोनों के साथ में करेंगे क्योंकि दोनों एक जैसा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, उसमें एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही आएगा। ठीक है, जैसा इसमें आ रहा था। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं थर्ड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा था। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म में हम लोग बात करेंगे किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट को एक्चुअली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट हो गया वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का जो प्रेशर होगा वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किए थे ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या था? वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है? एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है, तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, सॉलिड और लिक्विड के टर्म में ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जब हम लोग फ्रीजिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही फ्रीज हो रहा है, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो हमारा फ्रीज नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? वो फ्रीज होके वो सॉलिड में नहीं आ रहा है। क्लियर है ना? वी एज्यूम दैट। आवाज आ रहा है? बताओ। हेलो, यस सर। यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? वी एज्यूम दैट ओनली द प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट in the solution gets converted into solid during freezing। ठीक है, तो ये assumption लिया जाता है। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को अगर ऐड कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट is added to a pure solvent, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था? इंक्रीज कर रहा था, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। और इसी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट एफपी से डिनोट कर रहे हैं इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग।
तो ये है हमारा। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? डेल्टा टी एफ से डिनोट करेंगे। ये कितना चेंज हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ जो डिफरेंस होगा ये टी एफ नॉट माइनस टी एफ का होगा। बात समझ रहे हो? ये ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट बेटर होगा? अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जा रहा है। तो जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना वो ज्यादा ग्रेटर होगा, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वो कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। तो जो हम लोग डिफरेंस लेंगे यहाँ पे डेल्टा टी एफ लिखोगे, ये टी एफ नॉट माइनस टी एफ हो जाएगा। ठीक है। और इसको जब हम लोग रिलेट करेंगे तो ये डेल्टा टी एफ क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट वाले में डिराइव किए थे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले, तो उसी तरह यहाँ भी आएगा। तो इसमें नहीं कर रहे हम लोग डिराइव, सिमिलर होगा। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है के एफ, वहाँ पे के भी आ रहा था, यहाँ पे के एफ आएगा, और ये इनटू मोलैलिटी स्मॉल एम। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और के एफ जो है ये, के एफ को बोला जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और केबी की तरह ही ये केएफ भी एक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट अगर चेंज करोगे तो केएफ का वैल्यू चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम लोग केएफ कैसे निकालते हैं, केएफ का फॉर्मूला ये आ जाएगा, आर गैस कांस्टेंट, ठीक है, टी एफ नॉट का होल स्क्वायर इनटू ये एम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेल्टा एच। वहां पे वेपोराइजेशन लेते थे बॉइलिंग में, यहाँ पे डेल्टा एच फ्यूजन लेंगे। तो ये के एफ का फॉर्मूला है। और डेल्टा टी एफ ये टी एफ नॉट जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हो गया, उसका होल स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा के एफ, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। हो गया? लिख लिया इसको? यस सर। सब लोग लिख लियो ना? तो थोड़ा ऊपर करिए ना। Yes, sir. चलो, देख लो। और तो बस ठीक है। लिखो अब दोनों के, फिर क्वेश्चंस हम लोग एक साथ ही करते हैं कुछ कुछ। तो टी एफ नॉट क्या था? टीएफ नॉट हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
और TF हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो फिर सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सर लिख ली। चलो तब दोनों के क्वेश्चंस करते हैं, बॉइलिंग वाला भी और फ्रीजिंग। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं 1 liter of an aqueous solution of urea having density 1.060 gram per ml is found to have delta TB is equal to 0.5 degrees Celsius. If the temperature of this solution increases to 101.5 degrees Celsius, then calculate the amount of water which must have gone in the vapor state। ठीक है, चलो करो, ये फर्स्ट है। केबी ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे ये 0.5 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, वन 1000 gram of water have 0.1 mole urea and its freezing point is minus 0.2 degrees Celsius. Now it is freezed up to minus 2 degrees Celsius. Then calculate how much amount of ice will be formed. Question number 2, question number 3. If the boiling point of an aqueous solution
is 100.1 degree Celsius, what is its freezing point? यहाँ पे तुमको डेल्टा एच फ्यूजन दिया हुआ है 80 कैलोरी पर ग्राम और डेल्टा एच वेपोराइजेशन भी दिया हुआ है 540 कैलोरी पर ग्राम। बना एक भी पहला हेलो नो सर। फर्स्ट वाला किसी का भी चलो करो पहले टाइम ले लो और 5 मिनट और दे रहे हो। Six point six. मैं कॉल करूंगा। So 6.6, 66.66.
जो करना है। क्या हुआ? फर्स्ट वाला हुआ? हेलो? क्या जी, बना या नहीं? बोलो हाँ या नहीं। पहला वाला नो सर। नहीं बन रहा है। So 666.66 सही है। gram. 666.67 ग्राम। करेक्ट। So normality क्या होता है? क्या चीज? Normality. नॉर्मेलिटी वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के टर्म में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में रिडॉक्स जब पढ़ेगा ना तब बताएंगे। जैसे मोलैरिटी में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं ना, उसी तरह नॉर्मेलिटी में होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वही डिफरेंस होता है। अब इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इक्विवेलेंट आता है नंबर ऑफ मोल्स बाय एन फैक्टर, ठीक है। वो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो वो अलग अलग होता है उसका, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग एन फैक्टर का वो होता है निकालने का तरीका। तो वो वहां पे बताएंगे रिडॉक्स। पहला वाला बताना है क्या? क्या हो गया? बताओ। बता दीजिए सर। चलो देखो, क्वेश्चन बोला गया है तुमको। फर्स्ट वाला यहाँ पे देखो, डेल्टा टीबी जो दिया हुआ है फर्स्ट वाले केस में, ये 0.5 है, ठीक है। और केबी का भी वैल्यू कितना है? 0.5 ही है। Yes sir. तो जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू क्या होता है, मोलालिटी। तो यहाँ से दोनों का वैल्यू अगर 0.5 है तो मोलालिटी यहाँ पे, यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ तो। मोलालिटी क्या आ जाएगा? 0.5 बाय 0.5 करोगे, मोलालिटी 1 हो जाएगा। बोलो। यस सर। तो इस सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 है। तो मोलालिटी 1 बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग सॉल्वेंट का वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लोग एज्यूम कर लें 1000 ग्राम, सॉरी, हाँ 1000 ग्राम या फिर 1 kg, तो उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 1 मोल। 1 मोल होगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल। तो देखो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, वो सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.060 ग्राम, यही है ना। ग्राम पर एमएल। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी अगर इतना है, तो अगर मोलालिटी 1 करना है हमको, तो मोलालिटी 1 करने के लिए हम क्या अज्यूम कर सकते हैं बताओ? वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 मोल है,
तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया हमारा, क्या यूरिया ही है ना सॉल्यूट यहाँ पे, सॉल्यूट क्या यूरिया है। यस सर। तो 1 मोल का यूरिया का वेट कितना हो जाएगा, 60 ग्राम होगा। यस सर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन 1000 है, सॉरी, हाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम होगा, तभी तो मोलालिटी 1 आएगा ना, बताओ। यस सर। तो यहाँ पे हमको देखो वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, और वेट ऑफ सॉल्यूशन का तो जरूरत है नहीं, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन 1060 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा सॉल्वेंट वाटर है यहाँ पे। अब क्या बोला जा रहा है, सेकंड वाला केस लिया जा रहा है कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए कितना, 101.5, तो 101.5 अगर हम लोग इंक्रीज कर दिए टेम्परेचर, तो इस केस में डेल्टा टी भी कितना हो गया, 1.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, डेल्टा टी भी होगा, बताओ। यस सर। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। तो इस केस में देखो डेल्टा टी बी हमारा हो गया 1.5, के बी कितना है 0.5। 0.5। अब मोलालिटी यहाँ पे पूछा गया है कि मोलालिटी पुट करेंगे, तो मोलालिटी निकालने के लिए हमको क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर विच मस्ट हैव गॉन इन द वेपर फेज। तो हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वेपर फेज में गया होगा। तो अगर अमाउंट वाटर जो है वेपर फेज में जाएगा, तो यहाँ पे मोलालिटी क्या लिखोगे, देखो उसमें अगर सिर्फ वाटर ही हमारा वेपर फेज में जा रहा है, सॉल्यूट का अमाउंट तो चेंज होगा नहीं, यूरिया का अमाउंट चेंज होगा क्या, तो यूरिया का मोल्स तो 1 ही रहेगा, बताओ। यूरिया का मोल 1 रहेगा ना। यस सर। अब नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली लिखते हैं कि अगर मान लो हमारा कुछ अमाउंट चला गया वेपर फेज में, हमको पता नहीं है कितना गया है, ठीक है, अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ वाटर बचा हुआ है, सॉल्वेंट का हमको वेट पुट करना है ना यहाँ पे मोलालिटी के फॉर्मूले में, बोलो। मोलालिटी के फॉर्मूले में हम लोग क्या पुट करेंगे, अभी करेंटली सॉल्वेंट का वेट कितना है, तो सॉल्वेंट का वेट हम लोग करेंटली एज्यूम कर लेते हैं, वो कितना है, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, डब्ल्यू है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू ग्राम में होगा, तो इसको केजी में हम लोग पुट करते हैं, तो बाई 1000 करोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ। तो यहाँ से सर, डब्ल्यू कितना, हाँ बोलो। वेट ऑफ सॉल्वेंट को अज्यूम किए 1 kg। क्या बोल रहे हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg अज्यूम किए हैं। हाँ ठीक है सर। ये तो मोलालिटी वाले क्वेश्चन में, तो जब मोल कॉन्सेप्ट में भी तो इस टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे, तरीके से मोलालिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का। क्या, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। नहीं तो इसमें तो वॉल्यूम ऑफ, अच्छा 1 लीटर वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन का दिया हुआ है, ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है, एक्वा सॉल्यूशन एक्चुअली वो शायद बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का वो एज्यूम कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर देखोगे सॉल्यूशन का तुम्हारा 1 लीटर दिया हुआ है ना, उसका डेंसिटी दिया गया है, ठीक है। तो अगर 1 लीटर है तो मास, हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, एक्चुअली तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा 1060 आ जाएगा। तो उसमें अगर मोलालिटी 1 करना है तुमको,
तो सॉल्वेंट का मास 1000 रहेगा ही, तो ऐसे भी निकाल सकते हो या एज्यूम भी कर सकते हो, बात बराबर है। यहाँ से W कितना आ गया तुम्हारा? W 1000/3। 1000/3, तो ये 1000/3 मतलब 333.33 ग्राम। अब ये W एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इतना 333.33 ग्राम ये सॉल्वेंट, ये जो है मास ऑफ वाटर अभी भी प्रेजेंट है वहां पे, है ना। तो तुमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि कितना मास ऑफ वाटर प्रेजेंट है, पूछा गया कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वेपर फेज में चला गया है। तो हमारा था कितना मास ऑफ वाटर ओरिजिनली? 1000 ग्राम था, है ना। तो उसमें बचा हुआ कितना है हमारा? 333.33। तो वेपर फेज में गया कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस लगा लो, तो ये कितना आ जाएगा? 666.67। तो इतना वाटर जो है ये वेपर फेज में गया होगा, अमाउंट ऑफ वाटर that has gone in the vapor phase। ठीक है, दिक्कत? तो डेल्टा टीबी 1.5 कैसे हुआ? क्या डेल्टा टीबी 1.5 कैसे हुआ? सेकंड वाला केस देखो ना। सर उसका टेम्परेचर उतना इंक्रीज किए हैं हम लोग, इसका तो ये नहीं होता, मतलब 101.5 डिग्री पे वो बॉईल करेगा या फिर हम अरे लोग उसका टेम्परेचर उस उतना तक इंक्रीज किए हैं? ये बोलने का मतलब वही हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करके मतलब टेम्परेचर बढ़ाए तो फिर वो उतने पे बॉईल करने लगा। यहाँ पे एलिवेशन ही ना होता है बॉइलिंग पॉइंट का। सर तो उसको इंक्रीज किए टेम्परेचर, तो फिर कॉम्पोजिशन तो चेंज नहीं किया होगा मिक्सचर का। क्या सर नहीं, फिर चेंज कैसे हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट? क्या नहीं चेंज किया होगा? तो जैसे हम लोग मिक्सचर प्रिपेयर किए तो फिर हम लोग पता चला कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100.5 डिग्री सेल्सियस। हम्म। तो फिर सर वो 101.5 डिग्री सेल्सियस पे क्यों वो फिर बॉईल होगा? कंपोजिशन चेंज हो रहा है ना 105 पे। वो तो ओरिजिनल वो अलग चीज है, दो केस यहाँ पे लिया गया है ना, दोनों केस डिफरेंट है ना। दोनों केस में कंपोजिशन सेम थोड़ी है, दो अलग अलग केस कंसिडर किया जा रहा है। अरे कंपोजिशन से सेम नहीं रहा तो कंपोजिशन अगर डिफरेंट नहीं रहता तो मोलैलिटी सेम नहीं ले लेते हम लोग, मोलैलिटी भी तो चेंज हो रहा है ना। यस सर। तो दो अलग अलग केस कंसिडर करना है हमको, दो अलग अलग केस है ये। सर लेकिन उसमें तो बस यही लिखा है ना कि बस टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है 101.5 डिग्री सेल्सियस तक। इसका ये तो नहीं मतलब होगा कि वो उस पे बॉईल करने लग जाएगा। बोलने का मतलब वही हुआ, टेम्परेचर यहाँ पे और क्या ये है? चलो लिख लो यहाँ पे, the temperature of the solution increases to 1.5 1.5 डिग्री सेल्सियस it starts boiling। ठीक है, अब सही है। यस सर। चलो, तो चलो पहला हो गया, तो दूसरा तीसरा करो। सेकंड वाला किए क्या कोई? कर रहे हैं। करो।
900 ग्राम। अमाउंट ऑफ आइस फॉर्म्ड 900 ग्राम। चलो ठीक है। आ गया सबका? ये भी सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। बताना है क्या? हेलो। बताना है किसी को? रिप्लाई करो जल्दी। सर 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है। यस सर 900 ग्राम। चलो ठीक है। आ गया ना सबका? बताना तो नहीं है? हेलो। ज्योत्सना हो गया तुम्हारा? ये तो क्लास ही नहीं कर रही है। चलो ठीक है। तीसरा वाला। तीसरा वाला देखो, इसमें क्या है। ये पहले तुमको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। कैसे कर रहे हो यहाँ सर पे, बताओ तो। TF नॉट TB नॉट ये सबको केल्विन में लेना है। TF नॉट TB नॉट। इससे सबको वैल्यूज केल्विन में लेना है। हाँ, क्योंकि आर का यूनिट वहां पे ले रहे हैं ना, आर इन्वॉल्व है, तो आर, तो आर का यूनिट क्या होता है? केल्विन में ही आता है ना वो सारा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा इसका। डेल्टा, ये कैलोरी में तुमको दिया गया है, कैलोरी पर ग्राम में। ठीक है। तो आर का वैल्यू वैल्यू क्या होता है कैलोरी वाले में? 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होता है ना। यही होता है ना, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। बोलो। यस सर। तो ये हो गया। और तो यहाँ पे तुमको पहले के एफ और के बी निकालना होगा। के बी अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है उसका, R इंटू टी बी नॉट का होल स्क्वायर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो वहां से के बी निकालोगे, फिर के एफ निकालोगे। उसके बाद फिर क्या करोगे बताओ? थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा। के बी के एफ आ जाएगा तो फिर कैसे निकालोगे फ्रीजिंग पॉइंट? बताओ। सर -0.36 डिग्री सेल्सियस सर। -0. -0.36 डिग्री सेल्सियस। पता नहीं, इसका आंसर है नहीं मेरे पास। कर लेना कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे देखो, केबी वाले फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.1 है, इंटू केबी इंटू मोलालिटी। ये पहला इक्वेशन होगा। सर डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को।
हाँ, और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट से हम पुट करेंगे तो 0 माइनस क्या होगा, TF0, 0 माइनस TF, या माइनस TF इसको लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू KF इंटू F मोलैलिटी। ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पे ये क्या मिल जाएगा हमको, देखो 0.1, ये हो गया माइनस TF, ये क्या हो जाएगा, मोलैलिटी सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, KB/KF। तो यहाँ से हमारा TF क्या हो गया, TF उससे इज इक्वल केबी बाई के एफ का वैल्यू डाल देंगे, टीएफ नॉट बाई टीवी नॉट का होल स्क्वायर इनटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई डेल्टा एच फ्यूजन। यही तो हमारा आ जाएगा ना, KF/KB और इंटू 10। ठीक है, यहाँ से ये हटाओगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से KB/KF निकालोगे, ऊपर से KB/KF का रेशियो यहाँ पुट कर दोगे और ये इसमें पुट कर दोगे तो ये TF आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ऐसे ही कर रहे हो ना। यस यस सर। सर। हाँ, तो फिर कैलकुलेशन कर लेना, KF और KB का वैल्यू निकाल के उसके बाद पुट कर देना यहाँ पे। तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है इसमें, बन गया तीनों। तीसरा वाला कर लेना, चलो ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ जल्दी। नहीं है तो फिर हम लोग फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे, जो है लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये फाइनल कॉलिग। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ना होगा। ऑस्मोसिस तो पढ़े हो तुम लोग पहले, ऑस्मोसिस टर्म सुने होगे ना, किसके लिए यस यूज सर। करता हूँ ऑस्मोसिस, क्या होता है, जैसे कोई भी सॉल्वेंट यहाँ, पार्टिकल्स का मूवमेंट। Movement of particles from higher concentration to lower concentration to semi-permeable material. तो जैसे ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले लिया हम लोग, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। और इसके ये यहाँ पे हम लोग बाहर में, ये जैसे ये है, ये हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, ये अज्यूम कर रहे हैं हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और अंदर जो है ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली ऑस्मोसिस को डिफाइन करना है। तो ऑस्मोसिस एक्चुअली होता क्या है, द नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, द नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ solvent molecules through a semi-permeable membrane from a lower concentrated solution, मतलब dilute to higher concentrated solution, the concentrated is called osmosis। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसे बोला जाता है हमको कि the spontaneous movement of molecules from their higher concentration to their lower concentration। समझ रहे हो कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ से होगा, जहां पे वो अपने हायर कंसंट्रेशन पे है, वहां से उसका मूवमेंट होगा जहां पे वो अपने लोअर कंसंट्रेशन पे। इसलिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन होगा वो कहाँ पे ज्यादा होगा, डाइल्यूट वाले में या कंसंट्रेटेड वाले में, बताओ तो। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में या कंसंट्रेटेड वाले में? Dilute. डाइल्यूट में। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जब भी मूवमेंट होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा, क्योंकि जहां पे वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वहां से वो मूव करेगा कहाँ पे, जहां पे वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है।
तो कंसंट्रेटेड वाले में उसका मॉलिक्यूल्स जो है कम होगा और डाइल्यूट में मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, तो इसलिए हम लोग नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ पे हो रहा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो इसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस। और ये जो मूवमेंट होता है ये किसके थ्रू होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में हम लोग बोलते हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स मतलब सारे पार्टिकल्स उससे पास नहीं होंगे। ठीक है, जो छोटा पार्टिकल्स है वो आसानी से पास हो जाएगा, जो बड़े साइज के पार्टिकल्स है वो उससे पास नहीं होता है सेमी पर। तो ये है, तो इसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात जब करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, तो जैसे हम लोग इस टाइप का सेटअप एज्यूम करते हैं, ठीक है, ये हमारा ये बीच में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इधर हमारा सॉल्यूशन 1 है और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन 2 है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन कुछ C1 है और इसका कंसंट्रेशन कुछ C2 है, और कंसंट्रेशन C1 का कंसंट्रेशन जो है ये डेट इज ग्रेटर देन C2। ठीक है, तो ये अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि कंसंट्रेशन C1 का ग्रेटर देन C2 है। तो इसमें बताओ कंसंट्रेशन, क्या, क्या चीज का कंसंट्रेशन जाता है? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉल्यूशन का ओवरऑल कंसंट्रेशन तो होगा ना, तो वो हम लोग उसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन के कंसंट। अब यहाँ पे ये बताना तुम लोग कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा वो सॉल्यूशन 1 से 2 की तरफ होगा या 2 से 1 की तरफ होगा, 2 से बताओ। 1, डायरेक्शन में होगा। 2 से 1 होगा। 2 से 1 की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ये तो नेट मूवमेंट 2 से 1 होगा ना, मूवमेंट दोनों हाँ, डायरेक्शन में होगा। तो नेट मूवमेंट हम लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस की ही तो बात कर रहे हैं ना, तो ऑस्मोसिस में डेफिनेशन तो वही लिखा गया है ना, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बात करें हम लोग, ऑस्मोसिस प्रोसेस को का बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का कहाँ होगा, जहाँ पे वो लोअर कंसंट्रेशन पे है वो लोअर से हायर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्वेंट 2 सॉल्यूशन 2 से वो सॉल्यूशन 1 की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तो यहाँ पे क्या, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है सॉल्यूशन 2 से 1 की तरफ। तो इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम लोग को अगर स्टॉप करना है, उसको रोकना है, तो कितना हमको एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना होगा मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड में, क्योंकि इसी साइड में, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस इधर से इधर इसकी तरफ आ रहा है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो हमको अगर इसको अपोज करना है, इसको रोकना है, अगर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को बंद करना है, तो हमको फोर्स जो लगाना होगा या प्रेशर जो लगाना होगा वो कहाँ पे लगाना होगा, सॉल्यूशन 1 में लगाना होगा, मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो कितना हमको मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना होगा ऑन द मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन सो दैट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप्स, और इसी मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का यही मतलब हो गया कि द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on the
more concentrated solution to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure। और osmotic pressure को देखोगे पाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये पाई से इसका नोटेशन होता है osmotic pressure का। तो इसी को बोलते हैं हम लोग osmotic pressure। कितना एक्सटर्नल प्रेशर हमको मिनिमम लगाना होगा ताकि वो ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाए। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन, अगर दो सॉल्यूशन के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला भी एक यूज कर सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला जो है पाई, एक्चुअली ये प्रेशर ही होता है ना, तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन वाले उससे आता है पाई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ जाता है CRT, ठीक है। CRT हम लोग जैसे अगर सॉल्यूशन वाला केस दिया रहेगा तो सॉल्यूशन वाले केस में CST लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक्चुअली वो जस्ट जैसे गैस कांस्टेंट होता है ना RT, ठीक है, तो CRT जनरली लिख लो। C हो गया, जैसे PV इक्वल टू NRT है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, P इज इक्वल टू N/V कर लोगे और R इंटू T कर दोगे। तो N/V ये मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही क्या है हमारा कंसंट्रेशन ही तो है। तो P इज इक्वल टू CRT। तो यहाँ पे अगर हम लोग P को रिप्लेस कर दिए ऑस्मोटिक प्रेशर से तो ये हो गया पाई, और उसके जगह पे कंसंट्रेशन आ गया C, और यहाँ R और ये T। या फिर बहुत जगह देखोगे ऐसा भी लिखा हुआ रहता है CST भी रहता है, ठीक है। तो ये S क्या डिनोट कर रही है, सॉल्यूशन के लिए हो गया। जैसे R को बहुत लोग गैस कांस्टेंट से रिलेट कर लेता है, तो यहाँ पे S क्या हो गया, ये आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट हो गया, जिसका वैल्यू जो होता है गैस कांस्टेंट के इक्वली होता है, 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन, ठीक है, गैस कांस्टेंट के बराबर ही होता है। तो कैलकुलेशन में इसको नियरली 1/12 यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन अगर फास्ट, जूल, एस का वैल्यू 314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस सुने होगे तुम लोग, RO फिल्टर यूज करते हो ना, तो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस वाला ही प्रोसेस होता है, RO। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ बताओ। ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स कर दिए, तो मतलब So, देखो इस so क्या water बताओ। purifier होता है ना? हाँ, RO फिल्टर जो होता है ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस ये उसमें एम्प्लॉय होता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या है, देखो इसी में अगर हम लोग क्या कर दें कि ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग क्या बोल दिए कि मिनिमम कितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दें ताकि ये प्रोसेस बंद हो जाए। अब मिनिमम जितना प्रेशर अगर चाहिए होगा इसको बंद करने के लिए, उससे ज्यादा अगर प्रेशर अप्लाई कर दोगे मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन 1 में अगर हम लोग जितना ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जितना प्रेशर चाहिए अगर उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें तो फिर क्या होगा, ऑस्मोसिस का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, होगा चेंज, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स होगा या नहीं होगा बताओ। अगर ये बोले हम लोग इफ ए प्रेशर greater than osmotic pressure is applied, तो osmotic pressure से अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? इस रिवर्स्ड, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वाटर का जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है ना, ये आरओ यूज होता है उसमें। रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। अब इसमें देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर में इसमें सॉल्यूशंस जो होते हैं ये दो तीन टाइप का होता है, ठीक है। एक इसमें टर्म आएगा जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन आएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। का कंसंट्रेशन हाँ, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि टू सॉल्यूशंस, ठीक है, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल हो गया तो उसको हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइसोटोनिक हो गया मतलब पाई वन इक्वल टू अगर पाई टू हो गया, दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो वो आइसोटोनिक हो जाएगा। तो पाई वन के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, C1R T1 बोल देंगे, और पाई टू के जगह क्या पुट कर दोगे, C2R T2। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं C1T1 इज इक्वल टू C2T2, ठीक है, आइसोटोनिक में। ठीक है, क्योंकि आर का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट टर्म होता है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इसका क्या मतलब हुआ, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में? तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं हुआ, ठीक है, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टू सॉल्यूशंस आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं है तो किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो देन द सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होगा उसको हम लोग हाइपरटोनिक बोलेंगे, ठीक है, इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। और वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, कम रहेगा, उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। एंड द सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। ठीक है, तो ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का ये मतलब हो गया। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के। और इसके बाद इसमें एक टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक बच गया, वांटाव फैक्टर वाला। वांटाव फैक्टर पढ़ने के बाद फिर वांटाव फैक्टर को कैसे हम लोग इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। वांटाव फैक्टर एक छोटा सा चीज है, वो बताना है, फिर उसका एप्लीकेशन, उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग चारों चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, वांटाव फैक्टर में सिर्फ एक आई जुड़ जाता है आगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा।
हेलो, Yes, आवाज sir. आ रहा है? हाँ, तो बोल रहे हैं ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी देख चुके हैं हम लोग। एक वान हॉफ फैक्टर वाला टॉपिक बचा हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, उसके बाद वो वान हॉफ फैक्टर भी बताएंगे। ठीक है, सिर्फ एक आई वाला टर्म जुड़ जाता है चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, फॉर्मूला सेम रहेगा, आगे सिर्फ एक आई आ जाएगा। तो वो देखेंगे कैसे उसको अप्लाई करते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे उसको। ठीक है, चैप्टर ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट ही हो गया है, और एक क्लास में वो टॉपिक होगा, उसके बाद एक क्लास में क्वेश्चंस करा देंगे, तो 2 क्लास मैक्सिमम लगेगा। और ठीक है, Thank you, sir. चलो ठीक है, थैंक यू।